हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता नियम। तो इस नियम को गॉसन्स का सेकंड लॉ भी कहते हैं और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो कई सारे नाम से इस नियम को हम जानते हैं। और द बेस ऑफ द लॉ इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इसी बेस पे ये नियम भी आधारित है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये जो है एक थोड़ा सा और एडवांस और या मॉडिफाइड जो है उसका एक वर्जन है। इट डील्स विद द मल्टी कमोडिटी कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन करते थे, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, मल्टी कमोडिटी। बिकॉज जो कंज्यूमर की जो इच्छाएं हैं, जो उसकी वांट्स हैं, नीड्स हैं, डिज़ायर हैं, वो अनलिमिटेड हैं। तो कैसे एक उपभोक्ता मल्टी कमोडिटीज में अपनी लिमिटेड इनकम को अ, व्यय करके अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। तो सबसे पहले हम इस नियम की डेफिनेशन को देखते हैं। मार्शल के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है और बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन मैं कहूँगा इस नियम की मार्शल के द्वारा दी गई है। क्या है? इफ ए पर्सन हैज अ थिंग विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है और जाहिर सी बात है इसके सेवरल यूजेस होते हैं, और दैट थिंग इज मनी, he will distribute it among these in such a way that it has the same marginal utility in all the cases, all the uses। तो वो अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट जो यूजेस हैं या हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर हैं उसमें इस तरह से व्यय करता है कि हर यूज में जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है इन ऑल द केसेस कैसी होगी, इक्वल होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, फॉर इफ इट हैज अ ग्रेटर मार्जिनल यूटिलिटी इन वन यूज देन द अनदर, he would gain by taking away some of it from second use and applying it to the first। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उस यूज से अपने मनी इनकम को निकाल करके दूसरे यूज में लगाएगा जिससे उसको ज़्यादा उपयोगिता मिल रही होगी। तो सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं कि जितने भी कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है, बराबर होती है। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड। तो अगर इनकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम नहीं होगी तो वो क्या करेगा, जिसमें ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी जिसे यानी कि जिससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा उस यूज़ में क्या करेगा, वो अपनी लिमिटेड इनकम को जो है खर्च करेगा। तो इस नियम के लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के क्या क्या एजम्पन्स हैं, कौन से ऐसे हाइपोथेसिस हैं, प्री कंडीशंस हैं जो हम एज्यूम करते हैं इस लॉ के ऑपरेशन के लिए। तो इसके भी जो एजम्पन्स हैं, सबसे पहले रेशनैलिटी है। जो कंज्यूमर है उसको रेशनल पर्सन होना चाहिए, पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड, यानी कि रेशनल मीन्स उसको बहुत सोच समझ करके उसको कंजम्पशन के डिसीजन लेने चाहिए। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता अगेन हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि यस यूटिलिटी इज मेजरेबल और मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, यानी मॉनेटरी स्केल या यूटिल्स के फॉर्म में हम क्या करेंगे, उपयोगिता को मापेंगे। No change in taste, fashion, etc. During the operation of the law, the taste, preference, fashion of the consumer should remain unchanged। उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। Marginal utility of money is constant। और हम ये मान के चलते हैं इसमें कि जो marginal utility of money है वो कैसी रहेगी, constant रहेगी। Although marginal utility of money कैसी होती है, increasing होती है। बट लेकिन इस लॉ के ऑपरेशन के लिए हमें मानना होगा कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी रहती है वो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द लॉ इट शुड रिमेन कांस्टेंट। फिफ्थ एजम्पशन है, कंज्यूमर ट्राइज टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मीन्स ये अगेन रेशनैलिटी का ही एक हम कह सकते हैं उसी का एड ऑन है। कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, उपभोक्ता को अपनी सेटिस्फेक्शन को, संतुष्टि को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी रेशनल कंज्यूमर होगा तो वो यही सोचेगा कि वो किस तरह से अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको किस तरह से मैक्सिमाइज करे। अ कंज्यूमर हैव मैनी वांट्स, जाहिर सी बात है उपभोक्ता के जो वांट्स हैं वो कैसी होंगी, मल्टीपल होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम एक ही कमोडिटी का कंज्यूम करते थे, तो यहाँ पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के लिए कैसा होना चाहिए, कंज्यूमर के वांट्स क्या होनी चाहिए, कई सारी होनी चाहिए। मीन्स एटलीस्ट मोर देन वन होनी चाहिए। अ कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड इनकम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड ऑल्सो रिमेन अनचेंज। उसमें किसी भी तरह का इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और एट्थ एजम्पशन क्या है,
there is no change in the price of the goods or services. Means during the operation of the law, price of the goods or even the related goods should remain unchanged. उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो हर कंज्यूमर का, ईच कंज्यूमर एम एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन, बीइंग अ रीजनल कंज्यूमर he will always try to maximize his satisfaction while spending his given money income। जिसके क्या थे अल्टरनेटिव यूजेस थे, वो चाहे तो उनसे किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज को अवेल कर सकता है। जैसे वो अपनी मनी इनकम को फूड में एक्सपेंडिचर खर्च कर सकता है, क्लोथिंग में कर सकता है, शेल्टर में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, हेल्थ में, तमाम तरह की उसकी आवश्यकताएं हैं। तो वो अपनी गिवन मनी इनकम को डिफरेंट उसकी जो डिजायर है वैसे से उनमें खर्च कर सकता है। ही अरेंज हिज वांट इन ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी। और यूटिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है। मीन्स किसके लिए वो ज़्यादा व्यय करने के लिए एक हिसाब से तत्पर है। एंड द ऑर्डर ऑफ सेटिस्फैक्शन इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दीज wants and goes on satisfying his want till the marginal utility of all the goods is equalized in proportion to money spent on them. In this manner, he can maximize his satisfaction. He will substitute that commodity which has more utility in place of less marginal utility, and he continues up to that point where the marginal utility from all goods is equalized। मीन्स वो अपने एक्सपेंडिचर को इस तरह से व्यय करेगा डिफरेंट जो कमोडिटीज़ हैं, जिनसे कि मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो लास्ट में हर केस में कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर किसी में एक्स में मार्जिनल यूटिलिटी सपोज दैट वाई की अपेक्षा ज़्यादा है और जेड में उससे और ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, एक्स से अपने एक्सपेंडिचर को निकाल करके वाई में लगाएगा। तो लास्ट में हम ये देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी किस एक्स वाई जेड जितने भी तमाम तरह की जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी नीड्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा किसमें है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और एक एग्जांपल इसमें हम लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लेते हैं, सपोज द मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज रुपीज 10, 10 रुपये उसकी मनी इनकम है, एंड ही विल एलोकेट इट ऑन टू कमोडिटीज। और इसको समझने के लिए और ग्राफ बनाने के लिए आसान होगा कि हम इसको दो कमोडिटीज के साथ में इसको हम लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, इन सच ए वे दैट इन द एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दीज टू गुड्स आर इक्वलाइज्ड। तो यहाँ पे एक टेबल हम बना लेंगे। पहला कॉलम हम इसमें बनाएंगे यूनिट्स ऑफ मनी स्पेंट। मनी स्पेंट का यूनिट आ जाएगा इसमें। 10 रुपये थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने ये कर लिया। सेकेंड कॉलम बनाएंगे हम, सपोज दैट दो कमोडिटी हम ले रहे हैं, एक है पहला है व्हीट और सेकंड है राइस, वाई लिखा है इसमें। तो व्हीट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, फर्स्ट यूनिट से सपोज दैट 60, सेकंड से 55 यूटिल्स के बराबर, थर्ड से 45, फोर्थ से 35। एक इस तरह से हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऑर्डर में हम एक शेड्यूल बना लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का, व्हीट का। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल बना लेंगे, डिमिनिशिंग ऑर्डर में होगा ऑब्वियसली। जैसे जैसे हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो हमें कम होता हुआ मिलेगा। तो राइस के केस में हम बना लेंगे 50, 40, 28, 25, 20, 15 एंड सो ऑन। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब कंज्यूमर क्या करेगा, सबसे पहले जो अपना जो उसके 10 रुपये, और ये मान के चलेंगे दोनों के प्राइसेस सपोज दैट रुपी 1 है। दोनों की कीमतें, राइस का भी एक यूनिट का प्राइस जो है 1 रुपी है, और व्हीट का भी एक यूनिट का प्राइस सपोज दैट 1 है। दोनों के प्राइसेस हमने इक्वल ले लिए। तो कंज्यूमर क्या करेगा, फर्स्ट रुपीज़ का ग्रीन में देख सकते हैं हम, वो फर्स्ट रुपीज़ किस में एक्सपेंडिचर करेगा, 60 में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है वो 60 की है। सेकेंड यूनिट भी वो क्या करेगा, व्हीट में ही एक्सपेंडिचर करेगा, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग 55 यूटिल्स। थर्ड वाला, अब थर्ड वाले में जैसे ही वो थर्ड यूनिट को खर्च करेगा, फिर वो देखेगा मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम किस में है, राइस में, वो 50 के बराबर है। 30 रुपीज़ वो राइस में एक्सपेंडिचर करेगा। उसके बाद फोर्थ रुपीज़ वो 45 चूँकि व्हीट में है तो व्हीट का यूनिट लेगा। और फिफ्थ में वो फिर अगेन जो है राइस को परचेज करेगा, क्योंकि वो 40 की मार्जिनल यूटिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है। सिक्स्थ यूनिट में अगेन जो है व्हीट को लेगा, क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 35 है। सेवन्थ में भी वो फिर व्हीट को लेगा, क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 30 है।
8th यूनिट में अब वो कहाँ लेगा, राइस में, क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 28। और 9th यूनिट भी वो राइस का ही लेगा क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 25 है। और जो उसका लास्ट और 10th रुपीज़ है, 10th रुपीज़ को वो व्हीट में एक्सपेंडिचर करेगा क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है 25 है। तो इस शेड्यूल को थोड़ा-सा आप इस तरह से बनाएँगे कि मार्जिनल यूटिलिटी दोनों केसेस में कैसे हो, बराबर हो। तो ये बनाते समय, एग्ज़ाम्पल बनाते समय हमें ध्यान में देना होगा। तो बाकी इसका हम एक एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। इस टेबल को आप रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे द टेबल रिवील्स दैट द कंज्यूमर हैज़ रुपीज़ 10, मनी इनकम जो है इसकी रुपीज़ 10 की है, व्हिच ही स्पेंड ऑन 2 डिफरेंट कमोडिटीज़, जैसे यहाँ पे नेमली वी हैव टेकन व्हीट एंड राइस। We also assume that the each unit of the commodity has the price of rupee 1, दोनों का प्राइस जो है सेम है। The various units of two commodities have been shown which gives him different marginal utilities। तो हमने दोनों का एक मार्जिनल यूटिलिटी का हमने एक लिस्ट आउट कर दिया, एक्स का कितना होगा और वाई का यानी कि राइस का कितना होगा। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ व्हीट एंड राइस आर डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली मार्जिनल यूटिलिटीज हैं तो इट मींस डिक्रीजिंग होना चाहिए। ही कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन व्हेन ही स्पेंड्स रुपीज 6 ऑन व्हीट एंड 4 ऑन राइस। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑल्टरनेट यहाँ पे है, उसको इन अपनी 10 रुपए की जो गिवन मनी इनकम है उससे किस तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करे। तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, 6 रुपीज उसको व्हीट में एक्सपेंडिचर करना चाहिए और 4 रुपीज को उसमें स्पेंड करना चाहिए राइस में। तो इस तरीके से उसकी टोटल यूटिलिटी कितने के बराबर जाएगा, 393 यूटिल्स के बराबर उसकी टोटल यूटिलिटी होगी, अगर वो अपनी मनी इनकम को इस तरह से एक्सपेंडिचर करता है कि 6 यूनिट वो व्हीट के बाई करे और 4 यूनिट कंज्यूम करे वो राइस के। तो इस तरह के अरेंजमेंट से वो 393 यानी कि जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको डिराइव कर सकता है। He cannot attain more utility by spending his गिवन मनी इनकम इन अनदर वे। अगर वो किसी और तरीके से अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर करता है इनकम का, सपोज दैट वो राइस की, अगर सपोज दैट इन प्लेस ऑफ 6 इफ ही स्पेंड्स रुपीज 5 ऑन व्हीट, और अगर वहाँ 5 कर रहा है तो ऑब्वियसली राइस में भी उसको इनकम बढ़ानी पड़ेगी तो वहाँ भी वो 5 करेगा। तो उस तरीके का अरेंजमेंट करेगा तो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो 393 से क्या होगा, कम होगा। और किसी भी अरेंजमेंट में उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन होगा या टोटल जो यूटिलिटी होगी वो 393 से कम होगी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है होगा, मीन्स दोनों जो कमोडिटीज़ हैं उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स जो एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। तो उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी हम यहाँ पे करते हैं, तो उसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ, दो एक्स एक्सिस में ले रखा है। तो एक एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे, इधर को एक्स एक्सिस जिसमें यूनिट्स ऑफ व्हीट को लिया है, और उसी के पैरेलल हमने जो है एक्स डैश एक्सिस लेफ्ट साइड को भी बना लिया जिसमें हमने जो है यूनिट्स ऑफ राइस को शो किया। और वाई एक्सिस में हम मार्जिनल यूटिलिटीज को शो करेंगे, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी को। तो एक्स एक्सिस में हमने जो है व्हीट की यूनिट्स को दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वैसे लेफ्ट साइड में हमने एक्स डैश एक्सिस में राइस के यूनिट्स को हमने शो किया, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8। और वाई एक्सिस में हमारे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। तो जैसे 60 मैक्सिमम इसमें जा रहा है तो हमने 10 के गैप में इसको जो है बना लिया। तो इस तरीके से हम इसमें प्लॉट करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन था व्हीट के, वो 60 के इक्वल था। तो इस तरीके से आप 8th यूनिट तक, 7th यूनिट तक जो है इसको मार्क कर लेंगे और इनको मिलाते हुए, ज्वाइन करते हुए इन डॉट्स को हम एक ग्राफ बना लेंगे जो हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ व्हीट। फिर उसके बाद ऑन द अदर हैंड लेफ्ट साइड में हमने राइस को प्लॉट किया है, तो राइस के भी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को हम यहाँ पे जो है यूनिट वाइज प्लॉट करेंगे, और इनको मिलाते हुए भी अगर हम एक कर्व बनाएंगे तो ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ राइस यानी वाई। फिर हम क्या करेंगे, जो इनके लास्ट यूनिट्स थे इनको हम पैरेलली इसको हम मिला लेंगे, एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमारे केस में आ रहा था, कंज्यूमर को क्या करना था, राइस के व्हीट के 6 यूनिट को कंज्यूम करना था, और 6 यूनिट में यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी 25 की है, और राइस के केस में 4th यूनिट की भी मार्जिनल यूटिलिटी 25 के बराबर थी। तो ये दोनों हमने देख लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बिल्कुल बराबर है। अगर वो इस को अगर चेंज करता है, सपोज दैट वो व्हीट की एक यूनिट को इंक्रीज करता है, अगर व्हीट को इंक्रीज करेगा यानी कि व्हीट के कंजम्पशन को अगर बढ़ाता है, इन प्लेस ऑफ 6 इफ ही स्पेंड्स रुपीज 7 ऑन व्हीट,
तो अगर 7 रुपए व्हीट में खर्च करेगा तो ऑब्वियसली उसको राइस से 1 रुपया कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो मनी इनकम है वो कांस्टेंट है, गिवन है। तो 1 यूनिट यानी 1 रुपया एक हिसाब से हम कह सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर को राइस से कम करना होगा। तो ये वाला जो कम कर रहा है ये उसका लॉस है, 1 रुपया कम करके, और वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए कि उसका लॉस का पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन लॉस का है, शेडेड पोर्शन लॉस का ज़्यादा है या शेडेड पोर्शन ग्रीन में प्रॉफिट का ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लॉस का पोर्शन कैसा है उसमें ज़्यादा है। तो दैट मीन्स अगर वो अपना ये जो 6 रुपीज़ व्हीट में और 4 रुपीज़ राइस में था, अगर इस अरेंजमेंट को अगर वो चेंज करता है तो फिर इससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा। तो इस तरीके से वो बाय स्पेंडिंग 6 यूनिट ऑफ rupee on wheat and 4 यूनिट ऑन राइस, ही इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यही उसके लिए एक अल्टीमेट हम कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। तो सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस। अगर इनको हम प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो इट मीन्स हर केस में मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, हर केस में मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो इक्वल होगा। तो बाकी इस लॉ भी इसकी भी क्रिटिसिज्म है, ये भी इसके भी एक्सेप्शंस हैं। तो इसके क्रिटिसिज्म हम देख लें। सबसे पहले ऑल कंज्यूमर डू नॉट बिहेव रेशनली। तो इस लॉ का एजम्पशन था कंज्यूमर एक्स रेशनली, बट लेकिन व्यवहारिक तरीके से हम देखें मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट कंज्यूमर डू नॉट बिहेव रेशनली। मोस्ट ऑफ द बाइंग डिसीजन आर इमोशनल इन प्लेस ऑफ रेशनल डिसीजन। कंज्यूमर डिसाइड्स इमोशनली। तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, रेशनली बिहेव नहीं करते हैं। तो इसलिए भी ये लॉ क्या है, यानी कि एक हिसाब से उतना होल्ड नहीं करता है, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेशनल डिसीजन हर समय कंज्यूमर नहीं लेता है। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सारी गुड्स क्या होती हैं, डिविजिबल नहीं होती हैं। चलो जैसे ये ब्रेड है, व्हीट है, राइस है, इन केसेस में तो डिविजिबिलिटी होती है। लेकिन जैसे कार लेनी है, घर है, कई तरह के इस तरह के एक्सपेंडिचर हैं जिनकी डिविजिबिलिटी संभव नहीं है। घर के 1 यूनिट 2 यूनिट कंज्यूमर कोई भी व्यक्ति लाइफ टाइम में हार्डली एक घर या एक कार इस तरह की चीज़ें वो लेता है। तो ऑल द गुड्स आर नॉट डिविजिबल। तो ये इस डिविजिबिलिटी नहीं होने की वजह से लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उतना एक हिसाब से ऑपरेट करना या उतना इसको लागू करना क्या है, संभव नहीं है। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। जैसे ये जो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है। लेकिन हम अगर देखें, यूटिलिटी जो है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होने की वजह से इसका कार्डिनल मेजरमेंट क्या है, संभव नहीं है। तो ये अपने आप में जो है एक सीरियस क्रिटिसिज्म है, बिकॉज यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और जो जिस फॉर्म में जिसमें स्केल में हम इसको मेजर कर रहे हैं यूटिलिटी को, वो मॉनेटरी स्केल है। और मॉनेटरी स्केल क्या है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। और मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो एक हिसाब से इंक्रीजिंग होती है। मीन्स जैसे जैसे हमारे पास मनी का जो स्टॉक होगा वो कम होगा, तो उसकी जो उपयोगिता होगी हमारे लिए बढ़ते हुए जाएगी। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे लिए बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेजरमेंट का स्केल है वो भी क्या है, स्टैटिक नहीं है। पैमाना जो था, यानी कि जो मॉनेटरी स्केल है, मॉनेटरी जो मौद्रिक पैमाना है, मेजरिंग रॉड, वो भी स्टैटिक नहीं है, वो भी वेरिएबल है हम कह सकते हैं। तो इस तरह से लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी के भी क्या है, कई सारे एक्सेप्शंस, कई सारे क्रिटिसिज्म्स के भी हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।